बच्चों, फिर से स्वागत है इस बायोलॉजी क्लास में। पिछली बार तक जो था वो मैं तुम लोगों को डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में बता चुका था, जिसमें कि जो डीएनए है उससे नवीन डीएनए स्ट्रैंड्स का निर्माण होता है। और मैंने तुम्हें बताया था कि ये प्रोसेस जो होती है वो सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होती है। आओ आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए, हिंदी में इसको हम लोग आरएनए का अनुलेखन कहते हैं। आरएनए का अनुलेखन। अब प्रश्न सबसे पहले ये उठता है कि ये जो आरएनए का अनुलेखन है यह होता क्या है। अनुलेखन की जो यह क्रिया है यह होती क्या है। तो देखो, आरएनए के अनुलेखन से तात्पर्य है आरएनए का संश्लेषण होना या आरएनए का बनना। कहाँ बनना? यह जो है यह डीएनए के टेम्पलेट पर या डीएनए के सांचे पर आरएनए का निर्माण होता है। तुम लोग जानते हो जो हमारे पास कोशिकाएं होती हैं वो क्या हो सकती हैं? प्रोकैरियोटिक या फिर क्या होंगी? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं इनमें सुस्पष्ट केंद्रक या न्यूक्लियस का अभाव होता है। जब इसमें न्यूक्लियस नहीं है तो यहाँ पर जो अनुलेखन की क्रिया होती है यह कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में होती है। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें आरएनए का जो अनुलेखन है ये कहाँ होगा? न्यूक्लियस में होता है। अब देखो, जो आरएनए का अनुलेखन होना है मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि डीएनए के सांचे पर किसका निर्माण? आरएनए का निर्माण होना ही अनुलेखन कहलाता है या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? देखो, इस प्रक्रिया के जो चरण होते हैं वह मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। मुख्य रूप से 3 चरण कौन कौन से हैं? पहला तो इसका प्रारंभन है या जिसको हम कहते हैं इनिशिएशन। दूसरा चरण इसका जो होता है वह होता है इलोंगेशन। और तीसरा जो चरण है वह है टर्मिनेशन। इनिशिएशन यानी यह प्रारंभन होता है, इलोंगेशन जहां पर की जो आरएनए की चेन है वो बढ़ती है, और टर्मिनेशन जहां पर की इसका समापन हो जाता है। अब यह जो इनिशिएशन है इसमें जाने से पहले तुम लोग जो डीएनए है उस डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में
तुम लोग जानते हो कि ये डीएनए की कुंडली है, अगर इस प्रकार से यह डीएनए की कुंडली होगी। अब इस कुंडली में जो है इस पर ही किसका निर्माण होना है, आरएनए की जो कुंडली है या आरएनए स्ट्रैंड का निर्माण होना है। अब तुम्हें पता है कि ये जो है 5 to 3 प्राइम एंड 3 to 5 प्राइम, इस प्रकार से। अब इसमें जो है इस डीएनए की कुंडली पर एक प्रारंभन स्थल होता है, जहां से कि क्या होना है, इस आरएनए के अनुलेखन में प्रारंभ होना है। अब प्रारंभन के लिए ऐसा नहीं है कि डीएनए के सांचे पर कहीं से भी ये प्रारंभन हो जाए। इसके लिए जो इनिशिएटिंग पॉइंट होता है उस पर एक प्रोमोटर साइट होती है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो जहां से प्रारंभ होना है वहां पर जो थायमीन और एडेनिन होते हैं इनकी अधिकता होती है, और इनकी अधिकता के कारण वहां पर एक बॉक्स का निर्माण होता है जिसको हम लोग टाटा बॉक्स कहते हैं। क्या होगा, टाटा बॉक्स होगा। यहाँ पर कुछ जो बाइंडिंग प्रोटीन है और जो इनिशिएशन फैक्टर है वो आकर के इससे जुड़ जाते हैं, और उसके बाद वहां पर आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी आ जाता है। देखो क्या होगा, टाटा बॉक्स है, बाइंडिंग प्रोटीन्स है, साथ ही साथ जो इनिशिएशन फैक्टर्स हैं वो फैक्टर भी इसमें होते हैं। तो यहां पर मैंने तुमको बताया एंजाइम क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनके संदर्भ में ये आरएनए पॉलीमरेज केवल एक ही टाइप का होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। और ये 3 प्रकार के जो आरएनए पॉलीमरेज हैं ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करते हैं, यह जो है यह आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है ये किसके लिए सहायक होता है, आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए जो हमारे पास सेकंड है, इसके द्वारा जो है क्या हो, किसके लिए, एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, और थर्ड के द्वारा ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए या स्मॉल न्यूक्लियस जो आरएनए होते हैं उसको बनाने में भी यह आरएनए पॉलीमरेज सहायक होता है। अब इनिशिएशन फैक्टर जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आईएफ से डिनोट करते हैं। यह भी हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, जिनको आईएफ ए, आईएफ बी, आईएफडी, आईएफईएफजी कहते हैं, यानी आईएफसी नहीं होगा और बाकी जो है ये जी तक होते हैं। एक्चुअली हम लोग जो यहाँ पर कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो बाइंडिंग प्रोटीन्स और ये इनिशिएशन फैक्टर है इनकी जगह पर हम सीधे सीधे क्या पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर जो है
साथ ही साथ जो है किसको पढ़ते हैं, सिग्मा फैक्टर। जो सिग्मा फैक्टर है वो सिग्मा फैक्टर यहां पर आकर के जुड़ जाता है। अब जुड़ने के बाद क्या होगा, देखो जब ये जुड़ जाएगा तो जुड़ने के बाद यह जो कुंडली होती है ये कुंडली क्या हो जाती है, खुल जाती है। जैसे तुमने डीएनए के रिप्लिकेशन में पढ़ा था कि ये क्या हो जाएगी, अनविंड हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। और जैसे वहां पर जो था, जो निर्माण हो रहा था नए जो स्टैंड का, वो क्या किस दिशा में हो रहा था, वो हो रहा था 5n2 3n। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी क्या होता है, जो आरएनए की कुंडली बनेगी वह भी 5n2 3n ही बनेगी। यानी कि इसने जो बनना है वह कहां निर्मित होगी, वो इस वाले स्टैंड पर या इस सांचे पर या इस टेम्पलेट पर, जो कि 3' to 5' या 3n to 5 है, इस पर ही यह निर्मित होगी। अब देखो किस प्रकार से, सपोज करो ये इस पर न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं, यहां आकर के क्या हो गया है, सपोज करो ये सिग्मा फैक्टर इस प्रकार से आकर के इससे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब यहां पर क्या होता है, साथ ही साथ इससे क्या जुड़ेगी, जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज है वो आरएनए पॉलीमरेज भी इससे जुड़ते हैं। एक्चुअली क्योंकि मैं यहाँ पर तुम लोगों को क्या बता रहा हूँ, केवल सिग्मा फैक्टर की बात कर रहा हूँ, जो बाइंडिंग प्रोटीन्स है या इनिशिएशन फैक्टर्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। हालांकि होता क्या है कि जो इनिशिएशन फैक्टर होता है उनमें से एक फैक्टर क्या करता है, इन कुंडलियों को काटता चला जाता है और ये इस प्रकार से क्या हो जाती है, खुल जाती है। अब सपोज करो कि यहां एडेनिन था, यहां क्या होगा, थायमिन। ठीक है, इसी प्रकार से सपोज करो कि यहां थायमिन था, यहां एडेनिन होगा। यहां जो है तुम्हारा साइटोसिन, ग्वानिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यानी जिस प्रकार से भी हमारी श्रृंखला है वो इस प्रकार से होगी। अब उसके बाद क्या होता है, इस आरएनए पॉलीमरेज की सहायता से यहां पर क्या जुड़ने शुरू हो जाते हैं, जो राइबोन्यूक्लियोटाइड है उन राइबोन्यूक्लियोटाइड का जुड़ना प्रारंभ हो जाता है। अब ये राइबोन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये ट्राइफॉस्फेट के रूप में होते हैं, जिनसे बाद में उच्च ऊर्जा के कारण जो पायरोफाइल फॉस्फेट है यह पायरोफॉस्फेट अलग हो जाता है। ये इस प्रकार से पायरोफॉस्फेट क्या हो जाता है, बाद में इससे ये पायरोफॉस्फेट अलग हो जाता है, इससे अलग हो जाएगा। अब क्या होगा, जब यहां पर जो राइबोन्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा
तो ये राइबो न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि यहाँ पर एडिनिन है और जो राइबो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या होगा, किससे युक्त होगा, यूरेसिल से युक्त, इस प्रकार से जुड़ जाएगा। अब ये श्रृंखला आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी और इसमें क्या होगा, यह इलोंगेशन की क्रिया होगी। जैसे जैसे जिस प्रकार के जो न्यूक्लियोटाइड है उनसे उसी प्रकार के जो उसके जोड़े का जो राइबो न्यूक्लियोटाइड है वह जुड़ता चला जाएगा और इस प्रकार से यह जो श्रृंखला है यह श्रृंखला आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी। जैसे ये आगे बढ़ते चले जाएंगे और ये पीछे वाले पुनः अपनी पहले वाली जो स्थिति है उसको प्राप्त कर लेंगे। और ये से बढ़ती चली जाएगी। अब यहां पर से जो सिग्मा फैक्टर होता है वो सिग्मा फैक्टर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब यहां पर जो था ये तो इनिशिएशन जो थी साइड थी, ये वाली साइड जो है यहां पर हमारे पास जो है ये इलोंगेशन हो रहा है। अब जब यह टर्मिनेशन पर पहुंच जाता है तो वहां पर एक और फैक्टर काम करता है जिसको हम रो फैक्टर कहते हैं। रो फैक्टर जब यहां पर जो है ये चेन पहुंच जाएगी, जो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म हो रही है, पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन जो फॉर्म हो रही है, तो रो फैक्टर के सपोज करो यहाँ पर रो फैक्टर जुड़ जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इस क्रिया का समापन हो जाएगा और इस प्रकार से हम लोगों के पास जो है क्या प्राप्त हो जाएगा, आरएनए हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। सपोज करो ये एमआरएनए हमको प्राप्त हो गया। यहां पर एक चीज और मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए होता है इसमें मैग्नीज और मैग्नीशियम इनके आयनों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब जो ये नया जो एमआरएनए बना होता है, इस एमआरएनए में जो सूचनाएं होती हैं इनमें से, क्योंकि तुमने स्प्लिट जीन के बारे में पढ़ा होगा, एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। जो एक्सॉन्स हैं वो भी इसमें होते हैं और इंट्रॉन्स भी इसमें होते हैं। इंट्रॉन्स में सूचनाएं नहीं होती हैं। अब इसकी इस जो नया फॉर्म हुआ एमआरएनए है इसकी स्प्लाइसिंग होती है, इसको काटा जाता है पॉलीमरेज के, इसको काट दिया जाता है और इससे जो इंट्रॉन्स होते हैं वो इंट्रॉन्स हटा लिए जाते हैं। सपोज करो ये एक्सॉन्स वाला पोर्शन है, यहां इंट्रॉन्स वाला पोर्शन है, क्या होगा, अब इसको काट लिया जाएगा, ये काट लिया जाएगा और ये वाले जो क्या है इन्हें हटा लिया जाता है और हटाने के बाद जो न्यूक्लियोइड है वो न्यूक्लियोइड इसको हटाने का काम करता है। कौन सा एंजाइम, जो न्यूक्लियोइड है वो न्यूक्लियोइड इसको क्या करेगा, हटाने का काम करेगा। और जो ये एक्सॉन्स बच जाते हैं, ये एक्सॉन्स जो हैं ये फिर एक जो एंजाइम है जिसको कि हम लोग लाइगेज कहते हैं, लाइगेज बांधने वाला एंजाइम है,
उसके द्वारा ये जो एक्सॉन्स हैं ये क्या हो जाते हैं, फिर इस प्रकार से बांध दिए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। और फिर इसकी कैपिंग और टेलिंग हो जाती है। पॉली ए यहाँ पर जो है इसकी क्या कर देता है, टेलिंग कर देता है। और जो कैपिंग है वो सेविन मिथेनोन ग्वानिन के द्वारा जो होती है, इसकी क्या हो जाती है, कैपिंग हो जाती है। इस प्रकार से आरएनए का सिंथेसिस हो जाता है, आरएनए का निर्माण हो जाता है। अब यहां पर तुम देख रहे होंगे कि इसमें जो है, जो आरएनए का अनुलेखन हो रहा है, उसमें जो डीएनए का केवल एक ही स्ट्रैंड, एक ही टेम्पलेट जो होता है, उस पर ही यह जो है क्रिया होती है। तो इसे जो होते हैं, ये जो होता है, हम इसको सेंस स्ट्रैंड या जो टेम्पलेट है वह भी कह देते हैं। तो इस प्रकार से तुम लोगों को पता चल गया होगा कि जो आरएनए का अनुलेखन होता है वह अनुलेखन किस प्रकार से होता है। मुख्य रूप से तुम लोगों को इसमें जो जानने वाली बात है, वह जानने वाली बात जो है सिग्मा फैक्टर के बारे में, रो फैक्टर के बारे में, आरएनए पॉलीमरेज के बारे में, साथ ही साथ राइबो न्यूक्लियोटाइड के बारे में, राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जो है उनसे पायरोफॉस्फेट का अलग होना, एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स का नए बने हुए स्ट्रैंड में रहना, उसके बाद जो है उनको उनकी छटाई होना, छटाई का काम होना, स्प्लाइसिंग होना, उसमें पॉलीमरेज जो पी है, न्यूक्लियेज एंजाइम है और लाइगेज एंजाइम की भूमिका के बारे में तुम लोगों को मुख्य रूप से जानना होगा। तो इस प्रकार से तुम देखोगे कि जो आरएनए है उसका अनुलेखन या आरएनए का जो सिंथेसिस है वह डीएनए के टेम्पलेट पे किस प्रकार से हो जाता है।